मेरी शादी को अभी कुछ ही दिन गुजरे थे कि इतवार के दिन मेरा पति दोपहर को कहीं चला गया था। नई नई शादी हुई थी, इसलिए मैं रोज़ ही शाम को तैयार हो जाती थी। आज भी मैंने एक खूबसूरत जोड़ा पहना था, तैयार भी हुई थी। लेकिन जब मेरा पति अमन शाम को घर आया तो उसके हाथ में शॉपिंग बैग था। इसने वह शॉपिंग बैग मेरे हाथ में थमाया और बोला कि इसे पहन कर तैयार हो जाओ। मैंने हैरत से अमन की तरफ देखा। मैंने कहा, मैं पहले से ही तैयार हूँ। वह कहने लगा कि जो कपड़े मैं अभी तुम्हारे लिए लाया हूँ उसे पहनो और तैयार हो जाओ। मैं शॉपिंग बैग लेकर अपने कमरे में आ गई। जब मैंने वे कपड़े देखे तो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। वे तो बहुत ज़्यादा फैशनेबल और कीमती किस्म की ड्रेस थी। मैंने कहा, अमन ये तो बहुत ज़्यादा छोटी है। अमन कहने लगा कि मेरे दोस्त के घर पार्टी है, इसलिए जल्दी से तैयार हो जाओ। इतनी कीमती और ऐसी ड्रेस लाने को अमन को क्या ज़रूरत थी। मेरी शादी पर अमन ने एक जोड़ी कपड़े भी नहीं दिए थे। कहते थे मेरी गुंजाइश नहीं थी और अब बहरहाल मैंने वह ड्रेस पहन ली। वैसे भी मैं एक खूबसूरत किस्म की लड़की थी। उस शॉर्ट ड्रेस ने तो मेरे हुस्न को चार चांद लगा दिए थे। मैंने मेकअप टच देने के बाद अपने बालों का जोड़ा बनाना शुरू किया तो अमन मेरे कमरे में आ गए। मेरे करीब आकर मुझे सर से पैर तक देखा, फिर कहने लगे कि बाकी सब तो ठीक है, अपने बाल खुले रहने दो, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। उनकी तारीफ़ों पर मैं चुप सी हो गई। मैं बिल्कुल तैयार थी। मैंने बालों को खोलकर कंघा किया और अलमारी से बड़ी सी शॉल निकालने लगी ताकि खुद को लपेट सकूं। ये देखकर अमन ने मुझे फौरन से टोक दिया। कहने लगे, ये क्या कर रही हो, कीमती शॉर्ट ड्रेस का सारा लुक खराब हो जाएगा। मैंने कहा, अमन मैं यूं तो बाहर नहीं जा सकती, आप खुद देखिए ड्रेस काफ़ी टाइट और छोटी सी है, फिर इसका दुपट्टा भी नेट का है, जिसे लेना ना लेना बराबर है। अमन कहने लगा कि मुझसे बहस मत करो, वैसे भी मेरा दोस्त अपनी गाड़ी और ड्राइवर भेज रहा है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ही देर में अमन के नंबर पर किसी की कॉल आई। वे फ़ोन पर कहने लगा, हाँ हम लोग तैयार हैं। फिर मुझसे कहने लगे कि चलो ड्राइवर आ गया है। अमन एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता था। मेरा ताल्लुक भी ऐसे ही घराने से था। मैं जानती थी कि मेरा पति कोई लाट साहब नहीं है। अमन के पास गाड़ी नहीं थी, एक पुरानी सी मोटरसाइकिल थी। घर भी छोटा सा था। शादी की रात थी। इसने मुझे कह दिया था कि इसकी तनख्वाह बस इतनी ही है कि महीना बाद में ख़त्म होता है और तनख्वाह पहले। मैंने भी कोई एतराज़ ना किया था। शादी के उन दिनों मैंने अमन से कोई भी फरमाइश नहीं की थी। वह अकेले ही रहते थे, छोटा सा फ्लैट था। मैंने शादी के अगले दिन ही किचन संभाल लिया। अमन मुझसे कहता था कि शादी पर बहुत खर्चा हो गया है, इसलिए मैंने कपड़े भी नहीं बनाए और कुछ महीने यूं ही गुजारने पड़ेंगे। इसलिए मुझे हैरत हुई कि जब अमन की गुंजाइश ही ना थी तो इतनी कीमती ड्रेस लाने की क्या ज़रूरत थी, वह भी बस एक दावत पर जाने के लिए। मेरे दहेज के काफ़ी सारे सूट बिल्कुल नए थे। मैं उनमें से कुछ पहन लेती, लेकिन वह एक कीमती ड्रेस मेरे लिए लाए थे। कम से कम इसकी कीमत 10 से 15 हज़ार थी। क्या ज़रूरत थी इतना खर्चा करने की। बहरहाल अमन के दोस्त का ड्राइवर आ चुका था। हम दोनों गाड़ी में बैठ गए। वे गाड़ी खूबसूरत इलाके के बड़े से बंगले के सामने खड़ी हुई। हॉर्न देते ही फौरन से चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। पार्किंग एरिया में इस वक्त 3 गाड़ियाँ पहले से मौजूद थी और चौथी हमारी थी। साइड पर बना बगीचा भी बहुत ही ज़्यादा कीमती और खूबसूरत फूलों से सजाया हुआ था, लेकिन वहाँ पर इतनी लाइटिंग नहीं थी जैसी कि दावतों पर होती है। अमन मेरा हाथ पकड़े मुझे अंदर लॉन्च में ले आया। मेरी ड्रेस काफ़ी टाइट थी और इस पर सितम यह कि दुपट्टा भी नहीं था। जैसे मैं अंदर गई तो अंदर मुझे सिवाय मर्दों के कोई भी नज़र नहीं आया। वहाँ कोई भी औरत मेरे अलावा नहीं थी। यह देखकर मैं बुरी तरह से नर्वस हुई। ये कैसी दावत थी जहाँ सब मर्द ही मर्द थे, औरतें नहीं। और यह अगर सिर्फ मर्दों की दावत थी तो फिर अमन मुझे यहाँ क्यों लेकर आए। उन हट्टे खट्टे आदमियों को देखकर मैं बिल्कुल अमन के साथ साथ रही। मैंने कहा, अमन यहाँ तो कोई भी औरत नहीं है। वे कहने लगे, ये सब शादीशुदा नहीं है तो जाहिर सी बात है उनकी बीवियाँ कहाँ से आ सकती हैं। मुझे अपने साथ लिए वे अपने दोस्तों से मिलवाने लगे। मुझे हैरत का झटका उस वक्त लगा जब अमन ने मेरा इंट्रोडक्शन अपने दोस्तों से करवाया और वे मिलने के बहाने से मेरे सामने अपना हाथ बढ़ाने लगे। मैं देखकर पीछे हटी। ये कौन सा तरीका था। फिर मुझे अमन के दोस्त कुछ अच्छे भी नहीं लग रहे थे। अजीब तेज सी नजरें थी सबकी। सब मुझे सर से पैर तक देख रहे थे। उनकी आंखों में ऐसी अजीब सी बेबाकी सी थी कि मुझे अपने वजूद पर चींटियां रेंगती महसूस होने लगी। मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबराने लगा था। मुझे इस कदर बेचैनी होने लगी थी कि फ़ौरन से इस घर से बाहर निकल जाऊं। वहाँ इस वक्त 5 मर्द थे और पांचों के हाथों में कांच के गिलासों में ब्राउन रंग का शरबत था। सबकी आंखें न जाने किस जज्बे की तरह गुलाबी हो रही थी।
ऐसा महसूस हो रहा था जैसे नशे की हालत में हो। मैं बहुत घबराई हुई थी, इसलिए अमन के पास जाकर उनके पहलू से लग गई। मैंने कहा, अमन मुझे यहाँ नहीं रुकना, मुझे आप घर छोड़ आएं। कहने लगे, तुम्हें क्या हो गया है? क्या लड़कियाँ लड़कों की महफिलों में नहीं जाती? मुझे घबराने और डरने वाली लड़कियों से सख्त चिढ़ है। मुझे खुले मिजाज की लड़कियाँ पसंद हैं जो हर महफिल में जा सकें और इंजॉय कर सके। इसलिए डरपोक लड़कियों की तरह रिएक्ट करना बंद करो। ये कहकर उन्होंने मुझे बाजू से पकड़कर खुद से पीछे किया था। मैं तो अमन का रवैया देखकर ही हैरत का शिकार हो गई थी। मेरी आंखों में आंसू भर आए थे। इससे पहले मैं रो देती, अमन का एक दोस्त मेरी तरफ बढ़ा और कहने लगा, भाभी आप क्यों परेशान हो रही हैं? मेरी बीवी दूसरे शहर अपने मायके रहने गई है और बाकी दोस्त सब कुंवारे हैं। 1-2 साल रुक जाएं, उन सब की शादियां हो जाएंगी तो इन सब की भी बीवी आ जाएगी। अब अगर हमारी बीवियां नहीं हैं तो हम क्या करें? मिलना जुलना छोड़ दें? हमने तो आपके लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया है। इसका अंदाज मजाक उड़ाने वाला था। फिर वह अमन से कहने लगा, आओ अमन, डाइनिंग रूम में चलते हैं, खाना बिल्कुल रेडी है। मैं अमन का हाथ ज़ोर से पकड़े डाइनिंग रूम की टेबल तक पहुंची, जहां पर अलग अलग किस्म के खाने लगे हुए थे, और अमन के साथ यह टेबल पर बैठ गई। अमन के बाकी के दोस्त भी सामने की कुर्सियों पर बैठ गए। इनके जिस दोस्त के यहाँ पार्टी थी वे मेरी प्लेट में अलग अलग किस्म के खाने डाल रहा था। कह रहा था, भाभी ये भी खा कर देखिए और यह भी खा कर देखिए। खाना वाकई बहुत ही लजीज था और मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी। अजीब बात थी, जैसे जैसे मैं खाना खा रही थी मेरी आंखें नींद से बंद होने लगी थी, लेकिन मैं अपना हाथ भी नहीं रोक पा रही थी। खाने का स्वाद ही कुछ ऐसा था। खाना खाते खाते ही मुझे लगा कि जैसे मैं यहीं सो जाऊंगी। मैंने नशे वाली नज़रों से अमन की तरफ देखा, जो इस वक्त मुझे एक के बजाय 4 नज़र आ रहा था। मैंने कहा, अमन अब घर चलो, मुझे नींद आ रही है। वह कहने लगा, हाँ चलो। यह कहकर जैसे ही मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हुई, लड़खड़ाते हुए अमन की बाहों में गिर गई। बस 1 मिनट लगा था मुझे अपने होश खोने में। सुबह जब मेरी आँख खुली तो मेरा सर पूरी तरह से चकरा रहा था। बहुत मुश्किल से ही मैंने अपनी आंखें खोली। मैं अपने कमरे में मौजूद थी, अभी भी इसी शॉर्ट ड्रेस में थी जो मुझे अपने वजूद पर बुरी तरह से चुभ रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उठकर बैठने की कोशिश की। मुझे लगा जैसे मेरा वजूद मेरा साथ न दे रहा हो। मेरे पूरे बदन में दर्द की ठीस उठ रही थी। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने दुखते वजूद को बैठ के सिरहाने से टेक लगाने पर मजबूर किया। पता नहीं क्यों मैं चूर चूर हो चुकी थी। मुझे अपने अंदर एक अजीब सी कमजोरी सी महसूस हो रही थी। मैंने देखा तो मेरा सारा जेवर उतरा हुआ था और हाथों में जहाँ मैंने चूड़ियाँ पहनी थी वहाँ पर खरोच और जख्मों के निशान थे। ये देखकर मुझे हैरत हुई। मैं अभी ठीक से अपने होश आवाज़ में भी आई नहीं थी कि जब अमन बड़े बेहिचक होकर नाश्ता लेकर अंदर दाखिल हुए। बहुत खुश लग रहे थे। मुझसे कहने लगे, देखो आज मैं तुम्हारे लिए पूरे हलवे का नाश्ता लाया हूँ। मैंने कहा, पता नहीं अमन, मेरे जिस्म में बहुत दर्द है। मेरी बात पर वे फिक्रमंद होने के बजाय मुस्कुराने लगे। कहने लगे, रात तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, फिर मुझ पर बेहोश होकर गिर भी गई थी, इसलिए घर आते ही मेरी नीयत तुम पर ख़राब हो गई थी। अमन काफ़ी अच्छे मूड में थे। मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। कहने लगा, तुम नाश्ता करो, मैं तुम्हारे लिए दर्द की दवा और गरम गरम चाय लाता हूँ, फिर ये दर्द भी आधे घंटे में ठीक हो जाएगा। मुझे हैरत हो रही थी कि उन कई दिनों में तो अमन ने कभी मुझसे ऐसी जुनूनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया था, क्योंकि मेरे पूरे वजूद पर ज़ख्म थे। बहरहाल अगले रोज़ तक मैं काफ़ी ठीक हो गई, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सिलसिला रोज़ की तरह चलता रहेगा। अगले इतवार फिर मुझे अमन ने एक नई ड्रेस ला कर दी। कहने लगा, तैयार हो जाओ, दोस्त के घर दावत में जाना है, और फिर इसी दोस्त के बंगले में मुझे ले गया। इस बार तो उनके दोस्त मुझसे पहले से ज़्यादा बेहिचक होने लगे। भाभी आपके हुस्न के तो हम दीवाने हो गए हैं। अमन तो बड़ा खुशनसीब है कि इसे आप जैसी बीवी मिली है। मुझे अमन के दोस्तों के मुंह से इस तरह तारीफ बुरी लगी थी। मैंने गुस्से से उन्हें घूर कर देखा तो वे ढीठ बनकर हंसने लगे। मैं सोच चुकी थी कि घर आते ही अमन से कहूँगी कि मैं आइंदा उनके घर नहीं जाऊँगी। मुझे आदमियों की इस किस्म की घटिया मजाक बिल्कुल पसंद नहीं था। इस बार भी मेरे साथ यही हुआ। जैसे ही मैंने खाना खाया मुझ पर नींद छाने लगी, फिर मैं बेहोश हो गई। अगले दिन फिर मेरा जिस्म दर्द से चूर था, लेकिन मैंने एक बात नोट की थी कि अमन बहुत खुश था। घर पर फल भी लाने लगा था, पैसे भी बड़े खुले हाथ से खर्च कर रहा था। हालांकि इसकी तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी। फिर ये रोज़ रोज़ की अय्याशियाँ कैसे हो रही थी। घर आते हुए वे रोज़ाना अच्छे से होटल का खाना साथ लाते थे। मुझसे कहते थे कि कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हें किचन में खाना बनाने की, तुम्हारा खूबसूरत हुस्न फीका पड़ जाएगा।
कभी कभी तो मुझे अमन की बातें बड़ी अजीब लगती थी। मैंने कहा कि हर औरत घर के काम करती है, मुझे भी अच्छा लगता है कि मैं आपके लिए काम करूं। तो फिर वे कहने लगे कि नहीं, तुम बस अपने हुस्न का ख्याल रखा करो, इसे निखारा करो, खुद को संवारा करो। तुम नहीं जानती कि तुम्हारा हुस्न मेरे लिए कितना कीमती है। मेरा हाथ थामे वे मुझसे मोहब्बत भरी बातें करते थे, कहते थे कि जानती हो तुम्हें मैंने अपनाने के लिए कितने पापड़ पेले हैं। ये बात सुनकर मुझे हैरत हुई, क्योंकि हमारा रिश्ता तो एक रिश्ते करवाने वाली के जरिए से हुआ था। मैंने तो पहले कभी अमन को नहीं देखा था। मैंने कहा क्या मतलब? मेरी बात पर वह हंसने लगे, कहने लगे मैंने तुम्हें एक मॉल में शॉपिंग करते हुए देखा था। मैं तुम्हें देखकर ही तुम पर फिदा हो गया था। वहीं से मैंने तुम्हारा पीछा शुरू कर दिया। तुम्हारा घर देखा, फिर मालूम हुआ कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता देख रही हैं। यकीन करो, ये सुनकर तो मुझे बहुत डर लगा था कि कहीं मैं तुम्हें खो न दूं। कहने लगा एक बार मैंने तुम्हारे घर से बाहर एक रिश्ते वाले को निकलते देखा। फिर मैंने इससे कहा कि अगर वे मेरा रिश्ता तुमसे करवा दें तो मैं इसे अच्छी खासी रकम दूंगा। वे मेरी बात मान गए और यूं मेरा रिश्ता तुमसे हो गया। मैं तो अमन की बात सुनकर हैरत से आंखें फाड़े उसे देख रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति मुझसे पहले से मोहब्बत करता था। मुझे अपनाने के लिए उसने इतना सब कुछ किया। मेरे दिल में अमन की और भी मोहब्बत और कदर बढ़ गई थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सच तो कुछ और ही था। इस इतवार को जब मुझे अमन ने फिर से कीमती ड्रेस ला कर दी तो मैंने कहा नहीं अमन, मुझे आपकी किसी दोस्त की दावत पर नहीं जाना। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे के अंदाज एकदम से बदले थे। मुस्कुराहट गायब हो गई थी और चेहरे पर गुस्सा आ गया। कहने लगे क्या मतलब है तुम्हारा? वे लोग इतनी चाहत से तुम्हें बुलाते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। ना जाने वे कैसा खाना मुझे खिलाते हैं कि खाते ही मुझे नींद आ जाती है और सुबह मेरी बहुत बुरी हालत होती है। 2 दिन तो मैं चलने फिरने से भी महरूम हो जाती हूँ और फिर वहाँ पर सिर्फ आदमी होते हैं। मेरा वहाँ क्या काम है? आपको जाना है तो अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारना है, आप जाइए, लेकिन मैं नहीं जाऊँगी। यह कहकर मैं अपने बेड पर बैठ गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा इनकार मुझे इतना महंगा पड़ सकता है। अमन बहुत गुस्से से मेरे पास आए, मेरा बाजू पकड़ के बुरी तरह से दबोच लिया। कहने लगे अब तक तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, बेहतर यही है कि मेरी मोहब्बत ही देखो। मुझे इनकार नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी किसी बात से भी इनकार किया तो तुम नहीं जानती कि मैं गुस्से का कितना पागल इंसान हूँ। ये कोई इतनी बड़ी बात तो ना थी जो मैंने इसे कही थी, लेकिन अमन का गुस्सा तो यूं था जैसे वाकई ही मुझे जान से मार डालेगा। अपनी लाल आंखें वे मेरी आंखों में देख बड़े गुस्से से कह रहा था। मेरा दिल तो अपने पति का ये रूप देख कर कांप सा गया। मैंने फिर कोई खिलाफत नहीं की और वहाँ चली गई, लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। ना जाने क्यों टेबल पर मुझे मज़े के खाने भी आज बुरे लग रहे थे, क्योंकि यह मुझे होश से बेहोश कर देते थे। मैंने बहुत कम सब्ज़ी अपनी प्लेट में डाली और लगा लगा कर खा रही थी, लेकिन जैसे ही अमन के दोस्त की नज़र मुझ पर पड़ी, कहने लगा भाभी क्या बात है, आप खाना ठीक से नहीं खा रही हैं? मैंने कहा मुझे भूख नहीं है। मेरा यह कहना था कि उसने एक अजीब तरह का इशारा अमन को किया था। ये देखकर मेरे होश गुम हुए थे। अमन ने सामने पड़ी सब्जी से मेरी प्लेट भर दी। कहने लगे पूरा ख़त्म करो। वे घूरती हुई नज़रों से मुझे कह रहे थे। मैंने बड़ी मुश्किल से ही वह सब्ज़ी ख़त्म की थी और खाते ही मेरी वही हालत ख़राब हो गई। अब तो मुझे अमन पर भी शक होने लगा। अगले इतवार आने से पहले ही मैंने तबीयत ख़राब का बहाना किया और मायके चली आई। मेरी छोटी बहन के रिश्ते की बात तय हो गई थी। छोटी सी मंगनी की रस्म घर पर ही थी। मेरी बहन शॉपिंग पर गई तो मुझे भी साथ ले गई। वही मेरी मुलाकात अमन के 5 दोस्तों में से एक के साथ हो गई। वह बातों के दौरान बार बार मेरी बहन को देख रहा था। कहने लगा भाभी इस बार हमारे घर आए तो अपनी बहन को भी ज़रूर साथ लाइएगा, यह भी आपकी तरह बड़ी कमाल चीज़ है। मुझे इस आदमी की बात बहुत बुरी लगी। मेरी बहन भी इसे घूर कर देखने लगी। मैंने कहा आपको तमीज़ नहीं है बात करने की। मेरा लहजा तेज़ हो गया। आसपास गुजरने वाले लोग भी वहीं खड़े हो गए। ये देखकर इस आदमी को भी गुस्सा आ गया। कहने लगा तमीज़ का मतलब पता है तुझे? हम औरत देख कर तमीज़ करते हैं और तू इस काबिल नहीं कि तेरी इज्जत और तमीज़ की जाए। मैंने कहा कि जुबान संभाल कर बात करो। मैं कहने लगा क्यों, सच बहुत चुभ रहा है तुम्हें? तुम 2 टके की औरत हो और मुझसे तमीज़ की बात कर रही हो। ये लफ्ज़ सुनकर मुझे इस पर इतना गुस्सा आया कि मैंने एक ज़ोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर दे मारा। इस थप्पड़ की गूंज जिसने सुनी तमाम लोग वहाँ खड़े हो गए। कुछ कहने लगे कि अगर इस शख्स ने अपने साथ बदतमीज़ी की है तो हम इसकी तबीयत अभी ठीक कर देते हैं।
कुछ नौजवानों ने तो आस्तीनें चढ़ा ली थी। मेरा जी तो यही चाहे इसका मुंह तोड़वा दूं। इन आदमियों को औरत से बात करने की तमीज़ तक नहीं है। मैंने सोचा कि घर जाकर अमन को इसकी हरकत बताऊंगी। वे लोग कितने बदतमीज़ हैं और वह हर इतवार मुझे ज़बरदस्ती उनके घर लेकर जाता है। उनकी नज़रों में तो किसी बहन बेटी की इज्जत ही नहीं है। इससे पहले कि वहाँ खड़े नौजवान इस आदमी की अच्छी तरह खबर लेते, वे कहने लगा कि यह बाजारू औरत है, जिस्म फरोशी का काम करती है और मैं इसका ग्राहक हूँ, बस यहाँ पर तमाशा बना रही है। मेरा ये सुनना था कि मेरे होश उड़ कर रह गए। मैंने कहा कि ये बकवास कर रहा है। वह ये सुनकर कहने लगा कि तुम इतवार को क्या करने हमारे बंगले में आती हो, वह भी तब जबकि तुम जानती हो कि वहाँ तुम्हारे अलावा कोई औरत नहीं होती। इसके बाद जो इस आदमी ने मुझे कही, पहले मेरा दिमाग चकरा कर रह गया था। कहने लगा अगर मेरी बात पर यकीन ना हो तो इस बार अपना आना इतवार को हमारे घर। तुम्हें मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, तुम्हें तुम्हारी सही औकात दिखाऊंगा कि तुम क्या हो। मेरी बहन मेरी शक्ल देख रही थी और मैं इसकी बात पर यूं पत्थर बन चुकी थी। बहुत से लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखते हुए वहाँ से चले गए। वह आदमी गुस्से से भरा पड़ा था, मुझे घूरता हुआ वहाँ से चला गया। मेरी बहन ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए बाजार से बाहर ले आई। कहने लगी दीदी ये सब क्या बकवास कर रहा था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, मेरा तो दिमाग चकरा रहा था। मेरा जी इतना घबरा रहा था कि जैसा भी मेरे दिल को कुछ हो जाएगा, वह फट जाएगा। मुझ पर अजीब सी बेहोशी होने लगी। मेरी बहन मेरी ऐसी हालत देखकर मुझे घर ले गई, लेकिन मुझे वहाँ भी चैन नहीं आया। मैं फौरन से अपने घर चली गई। घर गई तो अमन का मूड बहुत ख़राब था। कहने लगा रह लिया अपनी माँ के घर, अब अगर तुमने मायके रहना हो तो तुम वर्किंग डे में जाकर रहना। एक इतवार हित की तो छुट्टी मिलती है मुझे, और वहाँ भी तुम मेरा मूड बर्बाद कर देती हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि मैं कुछ भी कहती वह गुस्से से मुझ पर फिर चढ़ता और मुकर जाता। इस बार जब वह मुझे अपने दोस्तों के घर लेकर गया तो उस वक्त इसका वह दोस्त वहाँ मौजूद नहीं था जिसने मेरी मुलाकात बाजार में हुई थी। जैसे मैंने आधा खाना खाया, मैं फ़ौरन से वॉशरूम में चली गई। मुझे वह खाना अपने अंदर हजम नहीं करना था, इसलिए मैंने अपने हलक में उंगली डाल डाल कर उल्टी की। जो कुछ खाया था सब कुछ बाहर आ चुका था, इसलिए मुझ पर नशे का असर नहीं हुआ था। मैं बाहर आई और बेहोश होने का नाटक करने लगी। अमन ने मुझे अपनी बाहों में लिया, कमरे में ले गया, मुझे बेड पर लिटा दिया। वह अभी कमरे में आया ही था कि इसके दोस्त भी कमरे में आ गए। अमन कहने लगा कि इस बार मैं डबल कीमत लूँगा। जो हश्र तुम लोग रात भर मेरी बीवी के साथ करते हुए अब बीमार रहने लगी है। तुम लोगों के दिए हुए पैसे आधे तो इसकी दवाई और डॉक्टर के खर्चे में चले जाते हैं, मुझे क्या फ़ायदा हुआ। इसके दोस्त कहने लगे कि हमें मंजूर है, तुम इसकी जितनी चाहे कीमत ले लो। मेरा जी चाहा ज़मीन फटे और मैं इसमें समा जाऊं। मेरा ही पति मेरी इज्जत का सौदागर था। पति तो बीवी का रक्षक होता है, इसे गंदी नज़रों से बचाने के लिए हर रिश्ते को भूल जाता है। ये कैसा पति था जो मेरे ही सौदा कर रहा था। इससे पहले कि वे लोग मेरे साथ कुछ भी गलत करते, पुलिस की गाड़ी का हॉर्न बंगले के बाहर बजने लगा। ये सुनकर वे सब घबरा गए। मैं यहाँ आने से पहले पुलिस को सारी इन्फॉर्मेशन दे चुकी थी। जब तक पुलिस अंदर आई, मैं उठकर बैठ गई। मुझे यूं बैठता देखकर अमन और बाकी आदमियों की भी रंगत उड़ गई। मैंने अपने पति को गिरफ्तार करवा दिया, क्योंकि इसे खूबसूरत लड़की चाहिए ही इसलिए थी जिससे वह कैश करके पैसा कमा सकता। अमन जेल में बंद था और इसी दौरान मैंने तलाक का मुकदमा कर दिया। मुझे तलाक भी हो चुकी थी, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से एक शिकायत थी। मेरी शादी और रिश्ता करने से पहले उन्होंने ये तो देखा कि लड़का अकेला है, मुझ पर घर की जिम्मेदारियां नहीं आएंगी, सास ससुर के ताने नहीं होंगे, लेकिन ये नहीं देखा वे करता क्या है। अपनी बेटियों की शादी करने से पहले अच्छी तरह से मालूमात कर लिया करें कि कहीं कोई अमन जैसा आदमी उनकी ज़िंदगी में शामिल ना हो जाए। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद दोस्तों।